नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, हमने एक अपनी और खजाना क्लास की सीरीज स्टार्ट की है। जैसे कि आपसे मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जीएस और हिंदी का टेस्ट कराया जाएगा। तो मैंने पोल किया था, तो उसमें जो समय के लिए बोला तो लगभग 40% छात्रों ने कहा था कि जो इसकी टाइमिंग होनी चाहिए वो रात के 8 बजे होनी चाहिए। तो 8 बजे ही आपका टेस्ट आएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, समय मिला, तो रोज़ाना आपकी एक क्लास आएगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम इस क्लास को पढ़ाएंगे, कैसे कैसे चलेगा। तो देखिएगा, जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो हिंदी का आपने अभी जो व्यक्तिगत सहायक के पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा लगभग 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर से बने थे, और बाकी जो आपके 10 क्वेश्चन बने थे वो आपके साहित्य वाले पोर्शन से, बाकी जनसंचार और आपका जो लेखक वगैरह है यहाँ से बने थे। साहित्य की मैं बात करूँ तो लगभग आपके 6 क्वेश्चन साहित्य से बने थे। जैसे 4 किताबें आई थी और 2 पंक्तियाँ मालूम कर ली गई थी। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन जनसंचार से, 2 क्वेश्चन पत्र लेखन से, ऐसे आए थे। तो अगर हम बात करें हिंदी के बारे में, तो उस जितनी भी किताब आई थी, जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक किताब आई थी प्रेमचंद के फटे जूते, एक कहानी यह भी, भक्तिन, और आपका नमक का दरोगा, दो बैलों का था। ये सारी ही किताब आपको मिलेंगी 9th क्लास में, 10th क्लास में और आपके 12th क्लास में। और मैंने जो ये सीरीज इकट्ठी की है, जितने भी नोट्स कलेक्ट किए हैं, वो सब इन्हीं बुकों से इकट्ठा किया है। क्योंकि अगर पढ़ने को पढ़े तो एक एक लेखक की बहुत सारी है। अगर मैं बात करूँ राहुल सांकृत्यायन की, तो उनकी अकेलों की 150 पुस्तकें हैं। तो कहाँ तक याद करोगे, कई हजार पुस्तक है। लेकिन हमें सेलेक्टेड पढ़ना है, और मैंने नोट्स वो ही बनाए हैं जो आपके 9th 10th 12th वाले चैप्टर में से। और देखिएगा, आपको 100% मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। आप पुराने रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके 10th 12th और 9th बुक से बने हैं। जैसे एक दाजू कृति आई थी, वो भी आपके 9th क्लास में है। तो सारे वहीं से बनेंगे, बेफिक्र रहिएगा। लेकिन आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और कैसी आपको ये सीरीज लगी उसको कमेंट करके बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरि है राजनीति पढ़ियाई। यह किसकी पंक्ति है? हरि है राजनीति पढ़ियाई, यह पंक्ति किसकी है? तो अगर हम इस पंक्ति के बारे में बात करें तो ये पंक्ति हो जाती है हमारे सूरदास जी की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखिएगा, एक पंक्ति आई थी अभी हाल ही में व्यक्तिगत साहित्य के पेपर में, अधो तुम हो अति बड़भागी। ये पंक्ति मालूम की गई थी। तो ये भी सूरदास जी की है। हरि है राजनीति पढ़ियाई, ये भी सूरदास जी की है। 2 पंक्तियां और इंपोर्टेंट है सूरदास जी की। एक है मन ही मन की मांझ रही, और दूसरी है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो चारों पंक्तियों को आप लिख लीजिएगा। हर जगह आपको ये पंक्ति नहीं मिल सकती, आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा इधर उधर, तब जाकर मिलेगी। उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा। और मैं आपको सारा कुछ पका पकाया मटेरियल देने वाला हूँ, तो इसलिए जो मैं बोलूँ उसे लिखते रहें। अब मैं सूरदास जी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिएगा, सूरदास जी की अगर हम बात करें तो हिंदी भक्ति कवियों का शिरोमणि सूरदास जी को कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो एक कृष्ण भक्ति के कवि थे, कृष्ण जी की लीलाओं में मगन रहे थे। उसके बाद जानकारी मिलती है कि इनके कुल ग्रंथ 25 थे। इन्होंने कुल 25 ग्रंथ लिखे थे। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो कुछ का अनुसार ऐसा है, कुछ का मानना ऐसा है कि सूरदास जी का जन्म रुनकता, जो कि मथुरा में पड़ता है, वहां पर हुआ था। और कुछ का कहना है इनका जन्म सीही, दिल्ली क्षेत्र में हुआ था। बाकी इनकी मृत्यु पारसोली में हुई थी। पिता का नाम रामदास सासवत था। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इनका जो उपलब्ध ग्रंथ है वो अभी तक जो मिले हैं वो सूर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बात्सल्य मेरा श्रृंगार रस के कवि थे हमारे सूरदास जी। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। बेफिक्र रहिएगा, आप पूरी सीरीज को देखते रहिएगा। लगातार आप 1 महीना जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि साहित्य पोर्शन में आपने बहुत सारा कुछ कर लिया। और आपको रोजाना मैं जब रिवीजन कराऊंगा ना, तो बेफिक्र रहेगा, सारा कुछ आपको याद भी हो जाएगा बिना कुछ पढ़े। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगतकार कविता किसकी है? तो संगतकार कविता की अगर हम बात करें तो ये हमारे मंगलेश डबराल जी की कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और ये भी हमारी जो संगतकार कविता है ना, देखिए इस कविता से भी एक पंक्ति आई थी,
संगतकार जब आप कविता पढ़ेंगे हाई स्कूल या ट्वेल्थ की बुक में, तो वहाँ पर लास्ट की एक पंक्ति है, वो पंक्ति मालूम कर ली थी व्यक्तिक साहित्य के पेपर में। तो याद करना है, संगतकार कविता हमारे मंगलेश डबराल जी की है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनकी कुछ अन्य भी कविता संग्रह है, जैसे पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है। ये सारे ही कविता संग्रह हमारे मंगलेश डबराल जी की है। अगर मैं इनके जीवन परिचय के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। बाकी इन्होंने शिक्षा अपनी देहरादून प्राप्त की। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने कई पत्रों में ये संपादक भी रहे, साहित्य संपादक भी रहे, जैसे हिंदी पैट्रियोट में, और प्रत्यक्ष एक पत्र था उसमें भी, पूर्वाग्रह में भी, जनसत्ता में ये साहित्य संपादक रहे। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है मंगलेश डबराल जी का। और इतनी कृति यहाँ से बनती है, पहाड़ पर लालटेन भी बनी थी, और एक संगतकार वाली कविता में से पंक्ति मालूम कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है कि आपका बंटी क्या है। तो आपका बंटी एक क्या है, उपन्यास है। किसका है उपन्यास? तो ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मन्नू भंडारी जी के बारे में हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम महिंद्रा कुमारी, मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम था महिंद्रा कुमारी। बाकी इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1939 को, आपके मंदसौर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। पिताजी का नाम सुख संपत राय था। बाकी इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, उन्हें आप सुन लीजिएगा। रोजाना मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको डेली याद हो जाएंगे, आप सुनते रहिएगा। इनके जो कहानी संग्रह है वह है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। ये सारे ही आपको एनसीईआरटी वाली बुक में से मैं कराऊंगा, बाकी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। उनके कुछ उपन्यास है, जैसे आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और स्वामी और महाभोज, ये इनके उपन्यास हैं। उसके बाद नाटक की मैं बात करूँ तो बिना दीवारों के घर, ये इनके एक प्रकार से नाटक हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी है, मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक जो कविता संग्रह लिखा था, यही सच है। तो यही सच है पर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था रजनीगंधा। उसके बाद में कुछ इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, जैसे रजनी, निर्मला, दर्पण, स्वामी। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मन्नू भंडारी जी के, इन्हें आप याद करिएगा। आप लिख भी नहीं रहे हैं तो पूरी वीडियो को सुनते रहिएगा, 1 2 3 4 बार जब आप सुनेंगे तो बेफिक्र रहिएगा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा बढ़िया करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंचार में संप्रेषक का कार्य क्या है? तो देखिएगा, जनसंचार की अगर हम बात करें, मास कम्युनिकेशन, इसे आप अगर पढ़ोगे ना टॉपिक को तो हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी किताबें आती हैं। आप बीए वाले पोर्शन में जाइएगा, वहाँ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा मास कम्युनिकेशन। तो देखिएगा, जनसंचार में जो संप्रेषक का कार्य होता है वह होता है आपका सूचना को एकत्रित करके संवाद बनाकर, सुनिएगा, इसका जो जनसंचार में प्रेषक का कार्य है, तो सूचनाओं को एकत्रित करके उन्हें संवाद बनाना। संवाद हम बोल सकते हैं संदेश, एक प्रकार से संवाद किसे बोलते हैं, देखिएगा, संदेश बनता ही किससे है? छोटी छोटी सूचनाएं जब एकत्रित हो जाती हैं, मान लीजिएगा छोटी छोटी सूचना है, उन्हें वे सब जब एकत्रित हो जाती हैं, तो एकत्रित होने के बाद में जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संदेश, या बोल देंगे संवाद। और ये कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करते हैं प्रेषक। सारी सूचना को इकट्ठा करेंगे और एक जगह पिरोकर वो बना देंगे इसका संदेश या संवाद। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अगर आए ना कि जनसंचार में सूचना प्राप्त कौन करता है, तो श्रोता जो होते हैं ना, श्रोता क्या करते हैं, जनसंचार में जो भी सूचना बनेंगी उनको प्राप्त कौन करेंगे, आपके हमारे श्रोता वर्ग के लोग करते हैं। क्वेश्चन 5 है, रेडियो मानव को विज्ञान का एक वरदान है, यह किसने कहा था? तो रेडियो मानव को विज्ञान का एक वरदान है, यह कथन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का पहला लाइकेन संरक्षण और शोध केंद्र राज्य के किस जिले में खोला गया? तो कह सकते हैं हम काई पार्क कहाँ बना है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का है, हालांकि ये बहुत चर्चित प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नैनीताल। नैनीताल में भारत का पहला लाइकेन या हमारा काई संरक्षण और शोध केंद्र बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी नैनीताल की हम बात करें
तो देखिएगा नैनीताल में हमारा हाई कोर्ट है जो कि तो इस देश का 20वां हाई कोर्ट है। वर्तमान में नैनीताल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे RS चौहान जी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुल अभी न्यायाधीश हमारे हाई कोर्ट में 11 हैं। जिस राजभवन में हमारा हाई कोर्ट है तो ये राजभवन 1897 में बनना प्रारंभ हुआ था, 1900 में पूर्ण हुआ था। इस राजभवन को जो बनाया था वो सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड जी के सहयोग से बना था और इस राजभवन का जो डिजाइन दिया था वो स्टीवेंसन और ओरेटर जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें गोथिक शैली में ये राजभवन बना होगा। बाकी अगर हम नैनीताल के बारे में बात करें तो देखिएगा नैनीताल को छकाता भी कहा जाता है, खरदेश भी कहा जाता है, छोटी बिलायत भी कहा जाता है, त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा गया है नैनीताल को ही। बाकी नैनीताल के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1891 में स्थापना हुई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी जो सर्वाधिक अगर हम बात करें एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे आपका कई सारे यहाँ पर क्षेत्र है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हनुमान धाम यहीं पर मिलेगा आपको। उसके बाद में बात करूँ तो हल्द्वानी भी आपको यहीं मिल जाएगा देखने को, रामनगर भी यहीं मिलेगा। रामनगर को 1850 में हेनरी रैमजी जी के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें हल्द्वानी के बारे में तो याद रखिएगा डाकू सुल्ताना कुआं आपको हल्द्वानी में देखने को मिल जाएगा। बाकी भारत का प्रथम दुग्ध संघ 1949 में हल्द्वानी में बना था। हल्द्वानी आपके नाहन पर्वत श्रृंखला में स्थित है और राजा रूपचंद के समय हल्द्वानी में छोटी छोटी बस्तियां बननी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में कमिश्नर ट्रेल ने आधुनिक हल्द्वानी की नींव रखी थी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भी हमें हल्द्वानी ही में ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें तो इतने फैक्ट आपको हल्द्वानी से। और एक क्वेश्चन और है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनाथ को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना है? तो देखिएगा हाल ही में उत्तराखंड ने अनाथों को आरक्षण दिया है। तो भारत का दूसरा राज्य बना है अनाथों को आरक्षण देने वाला और 5% का आरक्षण दिया है। अगर क्वेश्चन बने ना भारत का पहला राज्य है जिसने अनाथों का आरक्षण दिया तो पहला आएगा आपका महाराष्ट्र और दूसरा है हमारा उत्तराखंड। और कितने % आरक्षण दिया अनाथों को? 5%। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रहा? तो नगर पंचायत की हम बात चल रही है तो हमारा नंदी प्रयाग जो कि चमोली नगर पंचायत है, चमोली में है, तो ये हमारा प्रथम स्थान पर रहा था भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी है। बाकी नंदी प्रयाग में अगर हम बात करें तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिएगा अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी को दिया गया है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करें तो जो प्रारंभ हुआ था 1969 में प्रारंभ हुआ था। दादा साहब फाल्के के बारे में अगर हम और बात करें तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद हम बात करिए प्रथम मिला था देव की रानी रोरिक को। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। उसके बाद अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में तो ये 2019 का मिला है। याद रखिएगा 2019 का दादा साहब फाल्के मिला है। इससे पहले 2018 में अमिताभ बच्चन जी को ये मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा जो दादा साहब फाल्के थे ना, ये जो पुरस्कार चला है दादा साहब घुंडी राज दादा साहब फाल्के के नाम पे चला है क्योंकि दादा साहब फाल्के ने भारत में सबसे पहले फिल्म बनाई थी और उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब बनी थी? 1913 में। और इन्हीं के नाम पर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बाकी मैं बात करूँ दादा साहब फाल्के के बारे में तो 1870 में इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी रजनीकांत जी कर्नाटका के रहने वाले हैं। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड के किस स्थान को ग्रीन सिटी के रूप में चयनित किया गया है? तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के देहरादून को ग्रीन सिटी के रूप में चयनित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसे बैंकों का बैंक भी कहा गया है और हमारे केंद्रीय बैंक हैं। अगर मैं बात करूं आरबीआई के बारे में तो देखिएगा आरबीआई के जो सबसे पहले
पहले आरबीआई की हम स्थापना की बात करते हैं। स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर थे इसके सी.डी. देशमुख जी। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई से इतने फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा ना आरबीआई किस अधिनियम से बना था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 से 19 का अधिनियम आया था, 1935 में स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन 12 है, इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति जो हुई थी हमारी वो 1688 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी इंग्लैंड की हम बात करें तो लंदन यहाँ की राजधानी होगी। और आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम कौन है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। बाकी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो ये दिया था एडोल्फ हिटलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। बाकी आए ना कि इनकी हिटलर की आत्मकथा क्या है, तो माई केम्प या मेरे संघर्ष इनकी आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए है। तो ये आज की वीडियो थी, ये थोड़ा सा प्रयास था आप लोगों के लिए, कैसा आपको लगा, क्योंकि आप ही के लिए बनी है और प्रतिक्रिया भी आप ही को देनी है, कमेंट भी आपको करना है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे आगे भी और अच्छे क्वेश्चन आने के लिए। बाकी हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी में है, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक मैसेज कर सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो तो। एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ जानकारी के तौर पे। बाकी देखिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। फिलहाल के लिए धन्यवाद।